बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ना है। और जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 11 के अंदर इस तरीके से पढ़ा था कि अगर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में शर्तें, मेरिट्स, कंडीशंस वगैरह अप्लाई करनी हो तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, प्लस हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 में कि हम लोग लूप्स किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या हमें हमारी कौन सी ज़रूरियात थी जिनकी बना पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट निकाला जिनका नाम हमने लूप्स रख दिया। अब जो बेसिकली लूप्स का आइडिया है ना, वो अगर आप लोगों को समझ आ जाएगा तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इजीली सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग है इसके अंदर, जितने भी कॉन्सेप्ट है, बड़े ईजी हो जाएंगे आपके लिए। जो बेसिकली लूप्स है ना, लूप्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रिपीट हो रही हो। अब इसके अंदर वर्ड्स बहुत सारे यूज़ होते हैं। जिस तरीके से हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, रिपीट का वर्ड यूज़ करते हैं, आइटरेट का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि रिपीट हो रही होती हैं। मतलब ये उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जो मुसलसल रिपीट होने वाली होती हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकला है। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने अपना प्रोग्राम ऐसे लिखना है जिसके थ्रू हम लोग काउंटिंग लिख सके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते थे, लेकिन हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हमें बार बार वो रिपीट भी ना करना पड़े। जिस तरीके से अगर मैंने अपना नाम लिखना है, माय नेम इज़ XYZ, तो ये वाला जो है इसको मैंने 10 मरतबा रिपीट करवाना है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना मेरे लिए कि मैं बार बार लिखूँ प्रिंट एफ और फिर आगे ये, फिर ये, और इसी तरह मैं इस चीज़ को 10 बार लिखूं। तो इस चीज़ को ये जो बार बार लिखने के लिए प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड्स कम करने के लिए और इसको इजी बनाने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं लूप का। अब लूप का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा और हम इसको अगर समझें तो इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से गलियों पे अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से टायर होता है और टायर को ऐसे डंडा मारते रहते हैं और वो जो टायर है वो घूमता रहता है। ठीक है, ये टायर घूमता रहता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है लूप का कि टायर जो है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। हमारे पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक शॉपर पड़ा हुआ है साथ, और हम लोग कहते हैं एक हमारे पास पीस ऑफ क्लॉथ पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने शॉपर को इसके ऊपर अटैच कर दिया, इस टायर के ऊपर हमने अटैच कर दिया, और हम लोगों ने फिर दोबारा से टायर को मारना शुरू किया तो टायर घूमना शुरू हो गया। अब टायर घूमता रहा, घूमता रहा। पहले टायर अकेला घूम रहा था, अब टायर के साथ शॉपर भी घूम रहे हैं, लेकिन कपड़ा नहीं, क्लॉथ जो पीस ऑफ क्लॉथ पड़ा हुआ है वो नहीं घूम रहा उतना जितना टायर घूम रहा है। तो जब हम इस पूरी एक्टिविटी के एंड पे बात करेंगे, हम पूछेंगे कि टायर कितनी मरतबा रोटेट हुआ, तो हम फॉर इंस्टेंस कहेंगे 10 मरतबा। फिर हम पूछेंगे कि शॉपर कितनी मरतबा रोटेट हुआ, तो वो भी हम कहेंगे 10 मरतबा, क्योंकि वो टायर के ऊपर था। जब हम पूछेंगे पीस ऑफ क्लॉथ कितनी रिपीट हुआ, तो हम कहेंगे वो 0 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वो टायर के ऊपर बाउंडेड या नॉटेड नहीं था। अब यहाँ से जो हमने कॉन्सेप्ट लेना होता है ना, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लेना होता है कि जब भी हम लूप अप्लाई करते हैं, लूप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो जो स्टेटमेंट हमने रिपीट करनी होती है उसको लूप के साथ नॉट लगा देते हैं, उसको लूप के साथ अटैच कर देते हैं। जो स्टेटमेंट लूप के साथ अटैच्ड होगी सिर्फ वही आइटरेट होगी, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट आइटरेट नहीं होगी। जिस तरीके से ये लूप है और उसने 10 मरतबा चलना है। मेरे पास है स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। अब इस स्टेटमेंट को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो जब पूरी एक्टिविटी हो जाएगी मैं पूछूंगी बताएं लूप कितनी मरतबा चला। लूप 10 मरतबा चला। स्टेटमेंट नंबर 1 कितनी मरतबा चली? 10 मरतबा चली, क्योंकि उसको साथ अटैच कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 अगर मैं पूछूं कितनी मरतबा चली, तो वो 0 टाइम्स चली। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने लेना है। अगर मैं इसको भी इसके साथ अटैच कर दूं, तो एट द एंड ऑफ एक्टिविटी में पूछूं कि क्या स्टेटमेंट नंबर 2 भी 10 टाइम्स चली, तो मैं कहूँगी बिल्कुल वो भी 10 टाइम्स चली। क्यों? क्योंकि वो लूप के साथ अटैच थी। जो चीज़ लूप के साथ अटैच होगी वही रोटेट करेगी, वही रिपीट होगी, वही आइटरेट होगी, उसके अलावा कोई चीज़ आइटरेट नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है समझने वाला। अब इस चैप्टर के अंदर टोटल जो हमारे पास लूप्स हैं वो हमारे पास हैं एक सबसे जो हमारे पास बेसिक है दैट इज़ वाइल लूप। उसके बाद जो आता है दैट इज़ डू वाइल लूप। और उसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज़ फॉर लूप। ठीक है जी, 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। अब जाहिर सी बात है
इन सब का काम एक ही है। जो भी स्टेटमेंट आपने रिपीट करवानी है, आपने स्टेटमेंट इनके साथ अटैच कर देनी है, वो स्टेटमेंट रिपीट होगी। अब एक और बात ये है कि इस चैप्टर के अंदर एक ही तरह का क्वेश्चन है, एक ही तरह का प्रोग्राम है, लेकिन ऑब्वियसली उसके तीन तरीके हैं करने के। वाइल लूप से भी किया जा सकता है, डू वाइल से भी किया जा सकता है, प्लस फॉर लूप से भी किया जा सकता है। तो जब आप लोगों के पेपर में ये चीज़ गिवन होगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें यूजिंग फलान लूप, तो आपने उसी लूप के, आप रिस्ट्रिक्ट हैं कि वही लूप आप यूज़ करें। लेकिन अगर आपका वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम है, इसको सॉल्व करें, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा लूप यूज़ करना है, तो उस केस में आप तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। आंसर सबका सेम ही आता है, मतलब सबका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो सबका सेम है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं ये करूँगी तो आउटपुट कोई और, ये आउटपुट सबका सेम होगा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा सिंटेक्स में डिफरेंस है। लॉजिक सबकी सेम है, सिंटेक्स डिफरेंट है सबका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ। जो चीज़ इन तीनों के अंदर मौजूद है वो ये चीज़ होती है, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन कह लें या अब ये कह लें टर्मिनेटिंग वैल्यू। कंडीशन टर्मिनेटिंग वैल्यू कि कहाँ तक जाना है। टर्मिनेटिंग भी नहीं समझ आ रहा तो आप समझ लें एंड वैल्यू, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इन तीनों लूप्स के अंदर होती हैं, मतलब इनिशियल, टर्मिनेटिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इसके अंदर भी है, इनिशियल, टर्मिनेटिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इसके अंदर भी है, और इसी तरह ये तीनों चीज़ें इसके अंदर भी है, ठीक है। अब हम लोगों ने उसको ये बताना होता है कि हम लोगों ने कितनी मरतबा इस चीज़ को चलाना है और कितनी मरतबा इसका कहाँ पे जाके इसको रोकना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाइल लूप का। अब वाइल लूप को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वाइल लूप का कुछ लॉजिक इस तरीके से बनती है कि जिस तरीके से मैंने काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 2 3 4 5, मेरे ये आउटपुट आनी चाहिए। तो इसमें जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ दिस एंड द एंडिंग पॉइंट इज़ दिस। तो मैं जब करूँगी बिल्कुल इस तरीके से, इंटीजर एन या कोई भी वेरिएबल का नाम ले लें, आपने करना है उसको डिक्लेयर करवाना है, देन एन इज़ इक्वल टू 1, और अब वाइल की कंडीशन में आएगा। वाइल के आगे लगेगी ब्रैकेट और इसके अंदर मैं ये लिखूंगी कि इसको कहाँ तक लेके जाना है। जिस तरीके से मैं कहती हूँ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 भी प्रिंट होना है, इस वजह से इक्वल्स टू भी आएगा। तो आ जाएगा ये प्रिंट एफ में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इट मीन्स के यहाँ पे आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर और आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ थी, n, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये वाली n प्लस प्लस, इसकी लॉजिक मैं आपको बताती हूँ ये क्यों यूज़ होते हैं। अब देखिएगा, मैं इसको चलाती हूँ। सबसे पहले जब हमारे पास प्रोग्राम चलेगा ना, तो क्या होगा कि n की वैल्यू क्या थी, 1। यहाँ पे मैं लिखने वाली n इज़ इक्वल्स टू 1। जैसे n की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि n 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे तो n की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो जो सामने स्क्रीन है ना, सामने स्क्रीन पे आ जाएगा 1, ठीक है जी। उसके बाद जैसे यहाँ पे आया, n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, मतलब n के अंदर ही हम लोग ऑलरेडी पोस्ट फिक्स पढ़ चुके हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कि जब हमारे पास 2 प्लस लगे होते हैं किसी भी वेरिएबल के बाद, तो इट मीन्स कि उसके अंदर 1 ऐड हो जाता है। अगर इस चीज़ को मैं चलाऊँ तो अब n की वैल्यू क्या हो जाती है, 2। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 हुई। हम लोग यहाँ से जंप करेंगे और इधर आ जाएंगे, हम लोग देखेंगे क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। n क्या छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है 5 से, तो ये दोबारा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा, दोबारा क्या हो रहा है, n प्रिंट हो रहा है। n की वैल्यू अब क्या है, n की वैल्यू अब 2 है, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे आएगा, n की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी और n की वैल्यू अब हो जाएगी हमारे पास 3। जैसे n की वैल्यू 3 होगी, दोबारा से यहाँ पे आएगा, क्या कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। दोबारा से वो यहाँ पे आएगा और ये प्रिंट करेगा, n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, सामने 3 प्रिंट हो जाएगी। 3 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। जैसे ट्रू कंडीशन नीचे आया, ये आ जाएगा 4, फिर नीचे आएगा n की वैल्यू 5, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंट होगा ये सामने आ जाएगा।
अब 5 के बाद यहाँ पे होगी n की वैल्यू 6, ये जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई इस वजह से वो यहाँ पे एंटर नहीं होगा, वो यहाँ से ही जंप करके बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक ये लूप चलता रहेगा और तब तक हमारे पास आउटपुट आती रहेगी। जैसे ही हमारे पास कंडीशन होगी फॉल्स तो वहीं पर ये स्टॉप हो जाएगा और ये वहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वाइल लूप का। अब इसके अंदर कर लेते हैं कि इसके जो आप लोगों के गिवन है यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स गिवन है, 1-2 प्रोग्राम्स कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। अब जिस तरीके से एक प्रोग्राम है हमारे पास बहुत कॉमन है और बहुत दफ़ा आता रहता है, प्रोग्राम आता है टेबल पे। इसके अंदर होता क्या है, आपने करना होता है यूज़र से लेनी होती है, आपने इनपुट लेनी होती है, नंबर लेना होता है। ठीक है, आप यूज़र से कहते हो कि भाई आप बताओ आप किस नंबर का टेबल लिखना चाह रहे हो, हमसे लिखवाना चाह रहे हो, आप वो हमें नंबर बताओ, हम आपको पूरा टेबल लिख के देंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर सी बात हमें एक नंबर का वेरिएबल चाहिए होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, हम लोग इंटीजर n फॉर इंस्टेंस कर लेते हैं और हम प्रिंट एफ में कहते हैं यूज़र से कि एंटर अ नंबर, एंटर आ नंबर। ठीक है जी, स्कैन एफ में हम लोग ये कहते हैं कि इसको मैंने ये कर दिया एंड देन अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है आपकी। अब ये देखिएगा कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब टेबल लिखते हैं, टेबल हम किस तरीके से लिखते हैं, टेबल हम इस तरह लिखते हैं जिस तरीके से 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, करते 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 मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो टेबल लिखते हैं वो 10 तक का ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही टेबल लिखते हैं। तो इस केस के अंदर जो मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ वो ये है कि इसमें आप जो यूज़र से चीज़ ले रहे हैं ना, आप यूज़र से ये वाली चीज़ ले रहे हैं कि भाई मुझे बताओ तुमने टेबल किस का लिखना है। ठीक है, आपने ये वाली चीज़ जो है ये यूज़र से ले ली, मतलब ये वाली जो चीज़ है ना ये तो आपका हो गया n। ठीक है, ये तो आपका हो गया n जो कि फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड का क्या मतलब है कि वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 3 ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, हमें एक और वेरिएबल चाहिए जो 1 से 10 तक जाता है, जो 1 से 10 तक जाता है हमें एक और वेरिएबल चाहिए। क्या हम यहाँ पे n यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि n का एक डब्बा बन चुका है, इसकी वजह से n का एक डब्बा बन चुका है और n के डब्बे के अंदर वो नंबर स्टोर हो चुका है जिसका हम लोगों ने टेबल पढ़ना है। तो इट मीन्स कि अगर फॉर इंस्टेंस यूज़र ने 3 ही एंटर किया है तो इस n के डब्बे में 3 आ गया। अब 3 को तो हम लोग 1 से 10 तक नहीं चला सकते ना। अगर हम n के डब्बे में 1 to 10 की काउंटिंग रखते हैं तो 3 तो गायब हो जाएगा। इट मीन्स कि n जो है वो फिक्स रहेगा। हमें एक और डब्बा ऐसा चाहिए होगा जिस पर i रख लेते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से 10 तक जाती रहेगी और वो हर वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होती जाएगी और आंसर शो करती जाएगी। समझाई बात क्या आपको कि हम लोगों ने एक और वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 1 से 10 तक मूव करेगी और उसकी हर वैल्यू n से मल्टीप्लाई होती जाएगी और साथ साथ उसको आउटपुट शो करती जाएगी। अब इसको हम प्रोग्रामिंग की शक्ल में कैसे लिखेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे मैं एक और डब्बा ले लूँगी ये वाला। ठीक है, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, ये वाला एक और नंबर ले लिया जो कि अगेन इंटीजर होगा। अब स्टार्ट किधर से हो रहा है, इंटीजर इससे स्टार्ट हो रहा है। वाइल की कंडीशन लगाए i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे वाइल के आगे सेमी कॉलन लगा देते हैं, वो गलत है, वो नहीं लगाना आपने। ठीक है, डू वाइल में लगता है, वाइल में नहीं लगता। अब यहाँ पे देखें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। प्रिंट एफ हमें कितनी, अब यहाँ पे देखिए बताइए कितनी इंटीजर्स हमें चाहिए। इंटीजर 1, 2 और 3, 3 इंटीजर्स चाहिए हमें। 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर। ठीक है, पहला इंटीजर कौन सा है हमारे पास, ये वाला जो आ रहा है, ये वो है जो यूज़र ने हमें दी है n। ठीक हो गया। दूसरा इंटीजर जो ये आ रहा है ये हमारे पास कौन सा है, जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि क्या है, i है, i आ गया। और जो तीसरा है वो कैसे आ रहा है, जब हम लोग n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं i से तो हमारे पास ये तीसरी चीज़ आ रही है। तो इट मीन्स की जो तीसरी वैल्यू होगी वो हम सिंपल लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाय i और ये आ जाएगा हमारे पास, बंद हो जाएगा। ठीक, अब जो इसकी सीक्वेंस है ना, इसका जो तरीका कार है ये सामने, क्योंकि आपको पता है
ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि प्रिंट एफ के ये जो डबल कोटेशंस होते हैं इनके दरमियान जो चीज़ होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। इनकी जगह तो वैल्यूज़ आ जाती हैं, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि इन दोनों वैल्यू के दरमियान हमारे पास कौन सा साइन होता है, क्रॉस का साइन होता है या स्टेरे का साइन लगा दें ये, और इन दोनों के दरमियान कौन सा होता है, इक्वस टू का होता है, तो यहाँ पे मैं इक्वस टू लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई 10 तक जा रहा है, आई का इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी आई प्लस प्लस ये एन जे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का फुल फ्लैश प्रोग्राम है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब आप इसको अगर चलाएंगे तो आई जो है वो फर्स्ट जब पहली दफ़ा लूप चलेगी ना, एक दफ़ा आपको लूप चलाना आ गया, आप समझ जाएंगे सारी लॉजिक इसकी किस तरीके से काम करते हैं। देखिए एन की वैल्यू फॉर इंस्टेंस 3 थी, आई की वैल्यू 1 है। आई जैसे यहाँ पे आया, कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो यहाँ पे आएगा। अब जब वो यहाँ पे आएगा तो एन की वैल्यू तो 3 थी, आई की वैल्यू 1 थी, दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे चलेंगे, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा, एन तो चेंज नहीं हुआ, एन तो वही है, आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। एन 3 आई 2, एन 3 आई 2 दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा 6। इस तरीके से चलता रहेगा। ये जो चीज़ है ना, ये आपने खुद से नहीं देनी, यूज़र देगा। ये जो भी यूज़र देगा एन की जगह वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, या जो भी प्रोसीडिंग है वो चलती रहेगी। आपने खुद से वैल्यू नहीं दे देनी कि एन इज़ इक्वल टू 3 या एन इज़ इक्वल टू 2, कुछ भी वैल्यू नहीं देनी। अगर यहाँ पे यूज़र फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 30,000 भी दे देता है ना, कुछ भी दे देता है यहाँ पे, तो वो तब भी कैपेबल है हमारा प्रोग्राम कि उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, जितना मर्जी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाए वो ये कर लेगा, क्योंकि हमने इसको समझा दिया कि जो भी वो नंबर देगा उसको तुमने कांस्टेंट रखना है, इस नंबर को 10 तक चलाना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहना है, और फॉर्मेट तुमने इस तरह का रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग डू वाइल से भी करेंगे और इसी को हम लोग फॉर लूप से भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और भी क्वेश्चन हैं तो इंशाल्लाह वो साथ साथ कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ बड़े कॉमन से प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर एक फैक्टोरियल वाला भी प्रोग्राम आता है, और अक्सर ये लोगों को बड़ा ही टफ़ टाइम दे रहा होता है, स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन ऐसा मुश्किल है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आईसीएस के स्टूडेंट्स मैथ्स भी पढ़ते हैं तो उनको फैक्टोरियल का आइडिया तो होता है। जब हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम लोग, कि कोई भी नंबर है, फॉर इंस्टेंस अगर हमें ये कहा जाए कि 5 का फैक्टोरियल निकालें, तो वैसे तो कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन समझिए जो कैलकुलेटर के अंदर बैक एंड पे प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना, हमने वही प्रोग्रामिंग यहाँ पे करनी है। क्या होता है कि आप लोग जैसे ही अपने कैलकुलेटर के ऊपर 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे आप फैक्टोरियल निकाल के दे सकें किसी भी डिजिट का, चाहे वो अगर आपसे ये कहते हैं कि 545 का फैक्टोरियल निकाल के दें, तो आपको ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो इसका भी फैक्टोरियल निकाल के दें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका 5 फैक्टोरियल किस तरीके से निकलते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है 5 का। ये जो भी नंबर होगा उसका ऐसा फैक्टोरियल निकलेगा। तो अब हमने ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर यूज़र कोई भी डिजिट देगा, उससे हम लोग क्या जनरेट कर देंगे, उसको फैक्टोरियल जनरेट कर देंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं ये नहीं लिखती, यहाँ पे मैं एन लिख देती हूँ, एन फैक्टोरियल लिख देती हूँ। वो जो नंबर भी एंटर करेगा उसका फैक्टोरियल मैंने निकाल के देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इसका प्रोग्राम में लिखती हूँ, आपको फिर लॉजिक साथ साथ समझाती हूँ कि किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर छोटी सी एक बात ये देखें कि 5 फैक्टोरियल था तो इसका एंड क्या बन रहा था, इसका एंड 5 ही बन रहा था। अगर 545 होता तो इसका एंड क्या बनता है, 545 ही होता। मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा और एंड यही नंबर होगा, बीच में भले जो मर्जी हो वो तो अकॉर्डिंग टू नंबर होगा, लेकिन जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये वही एन होगा जिसका फैक्टोरियल आपने निकालना होगा। ठीक है, और ये जो होगा ये हमेशा 1 ही होगा। अब किस तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूँगी तो 6 फैक्टोरियल भी तो मैं ऐसे ही करके निकालूंगी ना, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाऊँगी। तो सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट देना वो ये है कि इसकी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग फिर भी आइडिया है कि किस तरीके से जा रही है। हम लोगों ने अब सिर्फ थोड़ा सा इसका प्रोग्राम का सीक्वेंस बनाना है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए कि 2 चीज़ें हमारे पास फिक्स होती हैं, हर किसी की एक जैसी होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को चाहिए, हम लोग एक ले रहे हैं एन इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर फॉर इंस्टेंस हम एन ले लेते हैं, जो मर्ज़ी रख लें, ये मैटर नहीं करता ऑब्वियसली। और एक हम लोग ले लेते हैं इंटीजर आई। अगेन आप लोग एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा जी, प्रिंट एफ में हम लोग यूज़र से कहेंगे कि एंटर करो भाई नंबर
एंटर योर नंबर जिसका आप हमसे फैक्टोरियल निकलवाना चाहते हैं। ठीक है जी, स्कैन एफ में आप वो नंबर ले लो उससे, ठीक है, क्योंकि वो एक नंबर ही है। फॉर इंस्टेंस मैं ये नंबर ले लिया उससे, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने लॉजिक बनानी है कि लॉजिक हम किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। देखिए हम लोग फॉर इंस्टेंस मैं लिखती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ, क्या पता आपको ऐसे पॉइंट समझ आ जाए। मैं आई भी 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और फैक्ट का जो मैंने वर्ड यूज़ किया दैट इज़ ऑल्सो इनिशियलाइज बाई 1, ठीक है, डिजिट 1 से स्टार्ट हुआ है। अब मैं वाइल में ये लिख रही हूँ, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, और इसकी बॉडी स्टार्ट होगी फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। इसको मैं कर दूंगी बंद और यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ योर गिवन नंबर डी इंटीजर के लिए, एंड देन वो उसमें स्टोर होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फैक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा इसकी लॉजिक समझें। देखिए एक तो बात याद रखिएगा कि जब भी आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो कभी भी चीज़ ज़ीरो से इनिशियलाइज़ नहीं करवाते, ठीक है। इसकी एक ये सिंपल सी तो क्या है कि अगर आप लोग 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो जो भी चीज़ उससे मल्टीप्लाई होगी तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी, 0 होती जाएंगी। तो इस वजह से हम 0 यूज़ नहीं करते मल्टीप्लाई के केस में। अब क्या हो रहा है कि हमने नंबर लिया, ठीक है, सॉरी नंबर था लेकिन हमने उसको n रखा हुआ था, ये n है। अच्छा जी, अब ये जो है ना नंबर, ये वो नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल लेना है। फॉर इंस्टेंस मैं लिख लेती हूँ कि उसने डब्बा मैं बना रही हूँ n का, डब्बा मैं बना रही हूँ i का, और साथ ही मैं डब्बा एक बनाऊँगी फैक्ट का, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यूज़र ने मुझे नंबर दिया है 5 कि भाई मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, मुझे 5 का फैक्टोरियल आप निकाल दें, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, i स्टार्ट हो रहा है 1 से, i की वैल्यू है मेरे पास 1, ठीक है। i जो है ना वो लेस देन है इससे, या तो i इसकी इक्वल आ सकते हैं या i से लेस देन जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई यहाँ पे दूसरी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये आ जाता है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय i। अब यहाँ पे चलाते हैं इसको। अच्छा जी, सबसे पहले क्या i छोटा है n से? बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फैक्ट के अंदर वैल्यू ऑलरेडी स्टोर थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे i से। फैक्ट भी 1 है, i भी 1 है, इस फैक्ट के डब्बे के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है जी। अब हम चलेंगे ऊपर, यहाँ पे हम लोग i को प्लस प्लस भी करवाते हैं साथ। i को प्लस प्लस करवाया, i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, i की वैल्यू 2 हुई। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तो ये आ जाएगा नीचे। यहाँ पे जब ये आएगा तो फैक्ट के अंदर स्टोर क्या हुआ था 1, और i के अंदर क्या स्टोर हुआ है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर क्या आएगा 2, और फैक्ट के डब्बे के अंदर अब 2 हो जाएगा स्टोर, ये आ जाएगा 2। i क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, i जब प्लस प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। दोबारा आएगा, यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, नीचे आ जाए। फैक्ट को मल्टीप्लाई करवा दें i से, i की वैल्यू क्या है 3, फैक्ट की वैल्यू क्या है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा 3 2s are 6। तो जब 3 2s are 6 आएगा तो यहाँ पे हमारे पास फैक्ट क्या बन जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे i की वैल्यू दोबारा से करवा दें इंक्रीज़ करवाएंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, नीचे आ जाएं। फैक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, उसके ऊपर वैल्यू क्या है 4, 6 4 जो क्या होता है 24। फैक्ट के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी 24 के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू दोबारा से क्या होगी इंक्रीमेंट होगी, क्या आएगा 5 आएगा, 5 ये 5 हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 को करें 5 से मल्टीप्लाई और ये क्या आ जाएगा 120। तो अब फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 120, ठीक है। फैक्ट के डब्बे के अंदर क्या आ गया 120 आ गया।
आई की वैल्यू दोबारा से क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आई की वैल्यू अब क्या होगी, 6 होगी। कंडीशन सेटिस्फाई है नहीं, तो यहाँ से जैसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, फॉल्स होगी कंडीशन, वही सारा क्रॉस करेगा और वो यहाँ से जंप करके इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। जैसे वो स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ पे तो वो फैक्ट की वैल्यू मांग रहे हैं, फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हुआ है 120, तो ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा 120। मतलब ये फैक्टोरियल ऑफ योर गिवन नंबर जो कि था 5, उसके क्या आ गया 120 आ गया फैक्टोरियल। तो ये होता है फैक्टोरियल का सारा, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको इसमें इलॉजिकल लग भी रही है तो अपने लॉजिक भी लगा सकते हैं आप लोग, और फिर चेक करवा दीजिएगा। अब जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ये काम मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हमारी, चेक करवा दीजिएगा। 12 लॉजिक ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी लॉजिक भी लेके आना चाहते हैं तो डजेंट मैटर, आप लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन इस लॉजिक को थोड़ा सही से समझ लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।